morning, students. How are you? Welcome. This is our class of history, and in this, from the lesson number 3, effects of British rule. Now we are on the page number 13. We are going to see the decline of traditional industries in India. Earlier, we have seen the development in the transport and communication system, in which we have seen the transportation and communication was getting increased, but with this there is another impact, that the decline of traditional industries in the India, means जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे, जो इंडियन ओरिएंटेड बिजनेस थे, वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होने जा रहे थे. तो ऐसा क्यों हो रहा था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड अ ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. अभी ये जो इंडिया से प्रोडक्शन हो रहा था और जो इंग्लैंड जा रहा था, जो भी मटेरियल इंग्लैंड जा रहा था, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके उसके ऊपर टैक्स गेन कर लेती थी, क्योंकि वो टैक्स उनके हिस्से में जाता था, उनके रेवेन्यू में वो कलेक्ट होता था. और ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. और जो इंग्लैंड से इंडिया में जो मटेरियल बुलवाया जा रहा था, तो उसके ऊपर बहुत ही लेस टैक्स था, क्योंकि वो किसको पे करना पड़ रहा था? वो इंग्लैंड को पे करना पड़ रहा था. इसलिए जो इंडियन गुड्स थे जो इंग्लैंड में जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स, और जो टैक्स इंग्लैंड को पे करना पड़ रहा है, वो वाला टैक्स कैसे था? एकदम लेस था. ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंग्लैंड वेयर मशीन मेड एंड हेंस देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. इसमें और एक चीज़ क्या थी इस ट्रेडिंग में, कि जो इंग्लैंड से माल आ रहा था वो ज़्यादा क्वांटिटी में था और उसकी क्वालिटी भी बेटर थी, और वो बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी दोनों चीज़ें मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो रही थी, क्योंकि वो मटेरियल मशीन मेड था. और टू compete with such cheap products was difficult for the इंडियन आर्टिसंस. जो इंडियन आर्टिसंस थे, जो इंडियन लेबर थे, या फिर जो भी फैक्ट्रीज़ के ओनर थे, उनके लिए ये जो मटेरियल इंग्लैंड से आ रहा था, वो मटेरियल की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना इंडियन कारीगरों को, आर्टिसंस को थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि एक तो उनके पास उतनी डेवलप मशीन्स नहीं थे, और मशीन्स होने के बाद भी उनके पास जो भी मटेरियल था वो उनको इतनी चीप कॉस्ट में अवेलेबल भी नहीं होता था. इसलिए उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम थी और क्वांटिटी भी कम थी. इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड. तो ऑब्वियसली चीज़ें, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी प्राइस भी कम होती है, और ऊपर से उसकी क्वालिटी भी अगर अच्छी हो तो कोई भी वही चीज़ लेना प्रीफर करेगा. तो कौन फिर लेगा? जिसकी क्वालिटी भी कम हो, जिसकी क्वांटिटी भी कम है, तो वो उसकी प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है. ऊपर में अगर वो चीज़ वो अब क्वालिटी भी अपने को नहीं दे रही है, और उसी क्वालिटी की दूसरी चीज़ अगर लोवेस्ट प्राइस में अवेलेबल है, तो कोई भी लोवेस्ट प्राइस की ही मटेरियल प्रीफर करता है. तो इससे क्या हो रहा था? जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम होते गई, और जैसे जैसे डिमांड कम होते गई वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ भी क्लोज होती गई. जो ट्रेडिशनल यानी कि जो इंडियन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ थी, उसके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम होने की वजह से वो इंडस्ट्रीज़ अभी क्लोज डाउन होने लगी, एंड बहुत से आर्टिशंस, बहुत से कारागिर अनएम्प्लॉयड होने लगे. Development of new industries in the India. With the declination of traditional industries, there is a good change also, that is the development of new industries in the India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessman could not come forward in the large numbers. ऐसा नहीं था कि इंडिया में बड़े बड़े लोग नहीं थे, एम्प्लॉयड लोग नहीं थे. इंडिया के पास ऐसे लोग थे जो बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते थे, बिज़नेस
हैंडल कर सकते थे, लेकिन उनके पास लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट था। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट की साइन वगैरह उनको लगती थी, उसमें उनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं मिलता था। ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा मॉर्गेज भी ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। यानी कि कोई भी अगर उनको खुद को कंपनी स्टार्ट करनी है तो उनको कुछ ब्रिटिशर्स के पास मॉर्गेज भी रखना पड़ता था। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, यानी कि जो एक इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए जो पैसा खड़ा करना पड़ता है, जो एक इनिशियल स्टार्टअप के लिए जिस पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इन लोगों के पास कम था। और मैनेजमेंट, यानी कि एक कंपनी चलाने के लिए जो मैनेजमेंट उनको ज़रूरी रहता था, जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग उनको चाहिए रहते थे, वो भी कहीं ना कहीं उनके पास कम थे। इसके वजह से जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे। Yet some of them built up their businesses by overcoming these problems. फिर भी इसके बावजूद भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बिजनेसमैन हुए, जिन्होंने इन कंडीशंस पे यानी उन्होंने इन कंडीशन को उन्होंने ओवरकम किया और उन्होंने उनके मटेरियल को कंपटीशन दे के अपनी इंडस्ट्री स्टार्टअप की। तो इनमें से है पहले, in 1853 कावासजी नानाभाई दावर started the first textile mill in the मुंबई। टेक्सटाइल यानी कि जहाँ पे कपड़ा बनता है, क्लॉथ मटेरियल बनता है, दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री that was first established in the 1853 by कावासजी नानाभाई दावर, and that was in the Mumbai. Then in 1855 the first jute mill was started at the Risra in Bengal. And third is 1907 Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. So these three were the one of the big industrialists who rise in the British government. So in India, coal, metal, sugar, cement and chemical industries came to be started. This was about the decline of traditional industries and development of new industries. Thank you.